हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान अखबार का ये संपादकीय और ख़बर जो है इसका एनालिसिस हम लोग देखेंगे। आज 10 जनवरी 2026 है और ये आज का संपादकीय और ख़बर का एनालिसिस है। इस पार्ट में केवल हम लोग अभी खबर देखते हैं, बाद में जो है सेकंड पार्ट में जो हम लोग संपादकीय देखेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो है वो ये बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार टीचर, बिहार एसएससी, ठीक है, एंड ऑल अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी हम लोग आते हैं तो इसमें देखिए किस कंटेंट का जो है एक समरी दिया गया है कि किस किस चीज़ पे चर्चा होने वाली है। तो फर्स्ट जो है कृषि है। ठीक है, कृषि में जो है 4 आर्टिकल हैं। 4 आर्टिकल के बारे में आज हिंदुस्तान अखबार में दिया गया है। इसको देखते हैं। पहला जो है एग्रीकल्चर लोन से रिलेटेड है। फर्स्ट आर्टिकल जो है एग्रीमेंट जो नाबार्ड के साथ में हुआ है उसके बारे में दिया गया है। और जो सेकेंड आर्टिकल है जो केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, उसके फाइनेंसिंग में क्या इशू आ रही है, क्यों प्राइवेट या फिर जो भी बैंक्स है वो केसीसी इशू क्यों नहीं कर रही है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर का जो सेकंड सेक्शन है पशुपालन, तो पशुपालन में हम लोग देखेंगे कि एक तो जो है बिल्लियों के बारे में दिया गया है और दूसरा जो है दूध उत्पादन से संबंधित चीज़ों के बारे में दिया गया है कि कैसे जो है ठंड के दिन में जो ये गाय है, इन गायों को जो क्या समस्याएं हो रही है, क्या बीमारी हो रही है और इससे जो है क्या इनके जो है दूध पे जो है क्या इम्पेक्ट पड़ रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। और एग्रीकल्चर लोन से जो है किसान के जीवन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है और उससे जो है उसके उत्पादकता पे क्या असर पड़ता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग देखेंगे। इक्विपमेंट, ट्रैक्टर ख़रीदना हो या कोई इक्विपमेंट ख़रीदना हो तो उन सारी चीज़ों का समाधान जो है कैसे किया जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं जो अन्य आर्टिकल है वो हिंदी दिवस के बारे में दिया गया है, तो हम इस पर हम लोग देखेंगे कि हिंदी दिवस के बारे में संक्षिप्त रूप से देखेंगे। फिर एक बीपीएससी एबीओ की परीक्षा जो मुख्य परीक्षा है वो होने वाली है, उसका फॉर्म का डेट वगैरह हम लोग देखेंगे। अब जो बिहार की नदियां हैं, तो बिहार की नदियां में सबसे पहले जो छोटी नदियों की समस्याएं क्या हैं उसको हम लोग देखेंगे, आज के आर्टिकल में आया हुआ था। और सेकेंड नंबर जो आर्टिकल है वो है सहायक नदियों का खनन। ठीक है, कि जैसे कैसे सोन नदी का जो है खनन हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अच्छा, अब हम लोग जो है पहले सिलेबस से जो है टाई अप कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि हिंदुस्तान एडिटोरियल जो हम लोग हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं तो वो जो है उसका मतलब उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है और उसकी स्थिति क्या है। तो बेसिकली उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग बीपीएससी प्री का ये सिलेबस है। तो हम लोग देखते हैं कि बीपीएससी प्री का जो सिलेबस है सामान्य भूगोल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसमें जैसे सिलेबस में एक टॉपिक दिया गया है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख नदियाँ। तो सिलेबस में दिया गया है कि प्रमुख नदियों के बारे में जो है ये प्री में पूछेगा, इसीलिए जो है हम लोग बिहार की नदियों से रिलेटेड जो न्यूज़ है उस न्यूज़ का जो है हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। छोटी नदियों की समस्या और सहायक नदियों का खनन। ठीक है, अच्छा, और दूसरी नंबर जो चीज़ है कि आज़ादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन क्या रहे हैं। तो इससे संबंधित जो हो गया आपको जो है एक एग्री में आ जाता है, ये एग्री से रिलेटेड बात हो रही है। अब इसका जो है आप लोग अगर डिटेल देखेंगे तो उसका डिटेल जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत तथा बिहार की भूगोल के अंतर्गत देश के सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे जिसमें भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं शामिल होगी। तो इसके चलते हम लोग जो है कृषि पर चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्री के सिलेबस में दिया हुआ है। और नदियों के बारे में हम लोग इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि हमारे प्री के सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्री को हम लोग समझ लिए। उसके बाद में हम लोग देखते हैं मेंस का सिलेबस। ठीक है, तो मेंस के सिलेबस में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत तथा बिहार के भूगोल। तो बिहार के भूगोल में बिहार की नदियाँ भी आ जाएंगी, इसलिए जो है ये मेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक और प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद में लिखा है कि आर्थिक और सामाजिक भूगोल। तो आर्थिक और सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आपका कृषि आ जाता है। ठीक है, और भारत के जो है भौगोलिक जब क्षेत्र की बात करेंगे तो उसमें कृषि की भी आ जाएगी, या फिर आर्थिक और सामाजिक भूगोल की बात करेंगे या फिर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो कृषि जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जो भी मुख्य टॉपिक दिया गया है उस चीज़ को जो है हम लोग देखते हैं। तो आइए नीचे, तो देखिए बीपीएससी, यहाँ पे बीपीएससी जो है प्री
में सिलेबस है देश की सामाजिक तथा आर्थिक भूगोल, और मेंस में भी है आर्थिक तथा सामाजिक भूगोल के बारे में। जीएस पेपर 2 में आता है भारतीय कृषि, ठीक है। तो भारतीय कृषि में जो है एक साइड तो किसानों के दृष्टिकोण से देखेंगे जो आर्टिकल्स हैं, दूसरे पशुपालक के दृष्टिकोण से। इसमें सरकारी योजनाएं आ सकती है, उसकी अर्थव्यवस्था का क्या परिस्थिति है उसके बारे में आ सकती है, उसका जो है अन्न उत्पादन या जो दूध उत्पादन या किसी भी प्रकार के उत्पादन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो पहला आर्टिकल हम लोग देखते हैं कि कृषि लोन के ब्याज पर 1% का अनुदान मिलेगा। तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो भी किसान जो है लोन लेगा उसको जो 1% का अनुदान मिलेगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जो है ये जो मीटिंग हुआ है पटना में हुआ है, कृषि मंत्री अभी रामकृपाल यादव हैं और नाबार्ड के जो मुख्य महाप्रबंधक गौतम कुमार सिंह हैं, उन लोगों का जो है एक एग्रीमेंट हुआ है। इस एग्रीमेंट में बात क्या हो रही है कि 1% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। अभी 3% ब्याज पर कृषि लोन मिलता है। तो जो 3% कृषि दर पे जो किसानों को लोन मिलता है उसमें जो है 1% का अनुदान दिया जाएगा, और वो भी कुछ खास किसानों को दिया जाएगा। किन किसानों को दिया जाएगा? योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया होगा जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे, उन्हीं को जो 1% अनुदान दिया जाएगा, नहीं तो 3% उनको देना होगा। अब हम लोग देखते हैं कि कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच इस संबंध में करार पर हस्ताक्षर हुआ है, एग्रीमेंट फाइनल हो गया है। ये वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह लागू होगा। इसके तहत किसानों को 3 लाख रुपए तक का फसल ऋण, किसान क्रेडिट कार्ड ऋण तथा अल्पावधि कृषि उत्पादन ऋण पर 1% की दर से ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य सरकार द्वारा कृषि लोन पर 1% ब्याज अनुदान के लिए 500 करोड़ रुपए उपलब्ध कराया जा रहा है। 500 करोड़ रुपए का आवंटन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे जो है न्यूज़ ख़त्म हो जाती है। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाबार्ड इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाबार्ड जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसका इस्टेब्लिशमेंट जो हुआ था जुलाई 1982 में हुआ था, इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। इसका ऑब्जेक्टिव जो है कि जितने भी जो है आपको एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्रीकल्चर में लोन प्रोवाइड कराना, फिर जो रूरल डेवलपमेंट है उसमें जो है लोन प्रोवाइड कराना, ठीक है। उसके बाद में जो है ये ट्रेनिंग भी देता है जिन इंस्टीट्यूट कृषि और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड जिनको ज़रूरत होती है ट्रेनिंग की, उनको ज़रूरत भी देता है। और उसके बाद में जो है जो ग्रीनरी प्रोजेक्ट होता है उसको भी फाइनेंस करता है नाबार्ड, ठीक है। और इसी नाबार्ड से जो है डील बिहार गवर्नमेंट ने किया है किसानों के लिए, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और एमडी जो है वहीं गौतम कुमार सिंह है, मुख्य महाप्रबंधक, ठीक है। अब बिहार के कंटेक्स्ट में देखेंगे तो हर स्टेट में एक इसका अपना ऑफिस है जो पटना में है, और ज़िला में जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिस इन लोगों ने ओपन किया हुआ है। तो नाबार्ड ख़त्म हो गया। सेकंड नंबर पे आते हैं हम लोग कि देखिए 9 माह में सिर्फ 9% केसीसी का ही हुआ वितरण। अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है, ठीक है। कि राज्य के किसान छोटी छोटी पूंजी के अभाव में खेती-बाड़ी का काम सुचारू रूप से जारी करने में असमर्थ हैं। बैंकों की अपेक्षा से नहीं मिल रही है केसीसी, इन लोगों को केसीसी नहीं मिल रही। देखिए समस्या इसको समझने के लिए ना ये समझना पड़ेगा कि जैसे एग्रीकल्चर में क्या होता है ना कि सबसे पहले किसानों को जो एग्रीकल्चर सपोर्ट की ज़रूरत चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि जो है उनको बहुत सारी चीज़ों को जो है ख़रीदना होता है, तो उसके लिए जो है इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, ठीक है। तो इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए। तो इनको जैसे मान के चलिए ना कोई किसान है तो या तो उसके पिछले साल का जो है कुछ प्रॉफिट बचा होगा उसके पास में, तो वो पैसा जो है वो यूज कर सकता है, या फिर जो है वो नाबार्ड से जो है लोन ले सकता है। नाबार्ड क्या करती है, डायरेक्ट लोन नहीं प्रोवाइड करा के बैंक को पैसा देती है, और बैंक जो है लोन केसीसी के रूप में जो है किसानों को देती है। तो लोन के रूप में भी जो है इकोनॉमिकल सपोर्ट किया जा सकता है, या सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती है, या फाइनेंशियल असिस्टेंस हो गया, ठीक है। तो ये सारे इसके सोर्स है जहाँ से जो किसान को फंड मिल सकता है, ठीक है, इकोनॉमिकल सपोर्ट मिल सकता है। तो इकोनॉमिकल सपोर्ट मिलने से बेसिकली इसकी ज़रूरत की है और क्यों चाहिए किसानों को इकोनॉमिकल सपोर्ट? इससे क्या होता है ना कि जो फार्मलैंड होता है, फार्मिंग होता है, एग्रीकल्चर होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है इस पैसे का। अब कैसे जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसे मान के चलिए कि हर हो गया, उसके बाद में जो है टेलर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये सबको खरीद सकते हैं। इक्विपमेंट जैसे हो गया ना, ट्रैक्टर हो गया खरीद सकते हैं। फर्टिलाइज़र खरीदने के लिए, फिर इरिगेशन में जो खर्चा आता है, उसके बाद में जो है फिर जो लेबरर्स को जो पैसा दिया जाता है वो चीज़ें हो गई। उसके बाद में हाइब्रिड जो सीड्स खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो ये सारी जो है ना पैसे का नीड है ये, ठीक है। जो भी नीड है ना, ज़रूरत है ना, इस चीज़ को कहाँ से मिलेगा? कहीं ना कहीं से जो है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ से जब नाबार्ड जो है बैंक को देता है, बैंक केसीसी के रूप में देता है, केसीसी जो है किसानों को मिलता है। तो इनके पास में जब पैसा आता है तो ये लोग कृषि में इन्वेस्ट करते हैं, एग्रीकल्चर करेंगे, कल्टीवेट करेंगे,
ठीक है, और इक्विपमेंट खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, फर्टिलाइज़र, इरिगेशन वगैरह करेंगे, या फिर हाइब्रिड सीड खरीदेंगे, तो इससे क्या होगा, ठीक है। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि जो उनकी प्रोडक्शन होती है, अगर अच्छा से सिंचाई करेंगे तो अच्छा प्रोडक्शन होगा, अगर उनके पास में जो है ज़्यादा इक्विपमेंट रहेगा तो आसानी से काम कर पाएंगे, फर्टिलाइज़र रहेगा सही समय पे जो है खाद देंगे तो जो है जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो ये बेसिकली जो है प्रोडक्शन को जो है ना इंक्रीज़ करने के लिए, उत्पाद को जो है बढ़ाने के लिए बेसिकली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट के लिए जो इकोनॉमिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये ऐसे है। अब इससे क्या होता है ना कि पहला नंबर चीज़ तो फूड सिक्योरिटी, जैसे हमेशा से जो है इस चीज़ को ध्यान में रखा जाता है कि देश में ऐसी स्थिति ना हो कि लोगों के पास में जो है खाने के लिए अनाज नहीं रहे। हमारी इतनी बड़ी आबादी है तो भोजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे सरकार इंश्योर होती है कि अच्छा उत्पादन अगर ज़्यादा हुआ है तो उससे जो है हम लोग सुरक्षित है, भोजन का कोई खतरा नहीं है, ठीक है। जैसे एफसीआई एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इन सारी चीज़ों का प्रोक्योरमेंट वगैरह करती है, ख़रीदारी करती है। उससे जो है पूरे देश में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है भोजन का, कि कहीं कोई गरीब आदमी जो भूखे नहीं मरे, ठीक है। तो एक तो यहाँ पे बेनिफिट है गवर्नमेंट को। दूसरा नंबर चीज़ जो है ना, ये जो किसान है ना इस चीज़ को जो है सेल कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, कहीं फॉरेन कंट्री में, या फिर जो कहीं मार्केट में हो सकता है, या किसी व्यापारी बनिया को बेच देगा तो वहाँ से उसको प्रॉफिट आएगा। फिर उस प्रॉफिट से क्या करेगा कि इस लोन को चुका देगा। अब जब लोन को चुका देगा, अगर सही समय पर चुकाता है तो उसी के लिए जो यहाँ पे क्या हुआ है, 500 करोड़ का आवंटन हुआ है, जिस पे जो है क्या मिलेगा, किसानों को 1% का अनुदान मिलेगा, ठीक है। अब ये जो इकोनॉमिकल सपोर्ट वाली बात है ना, इसमें जो कुछ दिक्कत आ रहा है कि ये बैंक जो है ना केसीसी किसानों को दे नहीं रहा है। तो इससे रिलेटेड जो आर्टिकल हो गया आपको ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या है कि 9 माह में सिर्फ 9% केसीसी का ही हुआ वितरण। वही चीज़ है ना कि ये जो बैंक है ना, बैंक ये दे नहीं रहा है। क्यों नहीं दे रहा है देखते हैं हम लोग। 9 माह में किसानों की लक्ष्य की तुलना में मात्र 9.31% ही केसीसी का वितरण किया जा सका है। बिहार में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों की उपेक्षा के कारण किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी नहीं मिल पा रहा है। देखिए ये बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि इसके कारण राज्य के किसान छोटी छोटी पूंजी के अभाव में खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से जारी करने में असमर्थ है। अब वही बात आ गया ना कि इनके पास में जो है फंडिंग यहाँ पे क्या कर रहा है, बैंक फंडे नहीं कर रहा है, केसीसी सिर्फ 9% लोगों को दिया है। तो इससे क्या हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा नहीं है तो फिर आगे का जो साइकिल है ना ये भी इम्पेक्टेड हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि इसके कारण राज्य के किसान छोटी छोटी पूंजी के अभाव में खेती बाड़ी का काम सुचारू रूप से जारी करने में असमर्थ है। और राज्य में हर एक तिमाही के बाद होने वाले, ठीक है, अब इसमें क्या है कि राज्य में वित्तीय वर्ष 25-26 का 2 तिमाही से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन किसानों को पर्याप्त संख्या में केसीसी उपलब्ध नहीं हो सका है। राज्य में हर एक तिमाही के बाद वाले राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में किसानों, अन्य कृषि कार्य में शामिल किसान, पशुपालक को केसीसी की सुविधा प्रदान किए जाने से संबंधित मुद्दे पर सवाल उठाए जाते हैं। राज्य सरकार की ओर से बैंक प्रबंधकों को फटकार भी लगाई जाती है, ठीक है, लेकिन इसमें उल्लेखनीय सुधार अब भी अपेक्षित है। देखिए गवर्नमेंट जो है मीटिंग करती है हर 3 महीने पे कि भाई आपको जो है किसानों को केसीसी देना है, पशुपालकों को जो है केसीसी देना है, लेकिन जो फिर भी जो है ना बैंक यहाँ पे सिर्फ 9% ही आवंटन कर पाई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अब इसमें क्या है कि हम लोग देखते हैं कि केसीसी नहीं होने से किसानों की खेती के लिए पूंजी नहीं मिल रही है। तो पूंजी नहीं मिली तो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अब पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे ना कि 2020 से 21 जो है रखा गया था कि हम देंगे 10 लाख लोगों को केसीसी देंगे, लेकिन मिला कितना, 2,51,000, 25% मात्र। 21-22 में था कि 8,75,000 को देंगे, लेकिन 1,79,000, ये 20% ही हुआ। फिर 22-23 में जो है देखिए 53% यहाँ पे ग्रोथ हुआ है, लेकिन हाँ यहाँ पे लक्ष्य की संख्या घटा दी गई है। 3,75,000 किसानों को जो है देने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें जो है 2,01,000 को दिया गया, 53%। अब देखिए 23-24 में क्या है, 6,15,000, फिर 1,67,000, 27% ही हुआ है। फिर 24-25 में जो है 15 लाख किसानों को लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कितना दिया है, 1,42,000 ही दिया है, 9.31% ही दिया है, ठीक है। अगर संख्या की आप बात करेंगे तो संख्या में इंक्रीमेंट देखिए, सबसे पहले जो है 2.5 लाख, फिर जो है ये 1.25 लाख, 2 लाख हो गया, ये 1.25 लाख के आसपास में है, अभी 1.5 लाख। यानी संख्या में भी कमी हुई है, प्रतिशत में भी कमी हुआ है। यहाँ पे लक्ष्य जो है इंक्रीमेंट आपको दिखेगा।
तो अब यही बोल रहे हैं कि जो कृषि मंत्री जो रामकृपाल यादव हैं वो बोल रहे हैं कि राज्य में किसी चीज़ का कम वितरण होना चिंता का विषय है, बिल्कुल चिंता का विषय है। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे कि यह इतना कम क्यों वितरण किया जा सका है। इससे किसानों के लिए किसानों को खेती के लिए पूंजी प्राप्त होती है। जल्द ही राज्य स्तरीय बैंकर समिति तथा कृषि संबंधी उप समिति की बैठकों में इस संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये चीज़ें हो गई। अब देखिए यहाँ पे बैंकिंग सूत्रों के अनुसार क्या है ना कि राज्य में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सितंबर 2025 तक किसानों को लक्ष्य की तुलना में मात्र 9.31% ही केसीसी का वितरण किया जा सका है। सितंबर 2025 तक राज्य में 7,43,291 केसीसी किसानों को उपलब्ध कराने का वार्षिक लक्ष्य था, लेकिन इस दौरान मात्र 69,173 केसीसी ही किसानों को उपलब्ध कराया जा सका है। तो समझ रहे हैं कि समस्याएं क्या है यहाँ पे। अब यही चीज़ें जो है बस बताई गई है, नंबर बताई गई है, जो नंबर से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस मुख्य रूप से हम लोग को समझना है कि समस्याएं क्या है। ठीक है, अब इसमें कृषि मंत्री बोले हैं कि जो है ये क्या करेंगे कि जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर भाई साहब समस्या क्यों हो रही है। तो इसका डेवलपमेंट जो है नेक्स्ट पेपर में जो है हम लोग को देखने को मिलेगा कि आखिर इसका जो है समस्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एक चीज़ और है, ठीक है, कि ये जो कैट से रिलेटेड, बिल्ली से रिलेटेड, जितने लोग जो है ना बिल्ली पालते हैं ना, तो उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे एक खबर आया है, ठीक है, कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में कैट शो का आयोजन होने वाला है आज 10 तारीख को। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, जो पटना में है, इसके तहत बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में शनिवार को ये सब चीज़ होने वाला है। अब मुख्य रूप से देखते हैं कि आखिर है क्या इसमें। देखिए क्या है कि कैट्स ओपनर्स यानी बिल्ली पालक जो है भाग लिए हैं। ठीक है, कैट शो में विभिन्न नस्लों की बिल्लियों को प्रदर्शित किया जाएगा, उसके साथ ही पालतू बिल्लियों के स्वास्थ्य। अब इसमें क्या है ना कि जो पालतू बिल्ली जितना भी है ना उसका स्वास्थ्य हो गया, टीका हो गया, या उसका देखभाल से रिलेटेड हो गया, पोषण से संबंधित जानकारी दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है कि जिम्मेदार जितने भी आपको पशुपालक हैं यानी पेट केयर है, ठीक है, उनको प्रोत्साहित करना है। ठीक है, और पशु कल्याण के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है कि समाज के लोग जो है पशुओं को जो है एक मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण से जो है पशुओं के बारे में सोचे, इस चीज़ के बारे में बताया गया है। इस प्रकार के आयोजनों में आयोजनों से लोगों में पालतू पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ती है। समझ रहे हैं कि इससे क्या होता है कि लोगों के अंदर जो होता है ना पालतू पशुओं के प्रति संवेदनशीलता बढ़ता है, सेंसिटिवनेस बढ़ता है। ठीक है, इसके जरिए पशु स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। अब उसके बाद में हम लोग आते हैं कि अगले पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना ठंडा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिहार में। ठीक है, तो ठंड बढ़ने के कारण क्या समस्या हो रही है ना कि जितने भी आपको गाय हो गया, ये गाय हो गई, जैसे भैंस हो गया या फिर बकरी हो गया, इन सबको जो है ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। इतना शीतलहरी है और इतना तापमान गिर रहा है, तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है जितने पशुपालक हैं उनको भी समस्या का समाधान करना पड़ रहा है, समस्या से जूझना पड़ रहा है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आखिर जितने भी पशु पक्षी हैं ना इन सबको क्या परेशानी हो रही है। तो पहला नंबर चीज़ है कि बिहार में कड़ाके की ठंड मवेशियों के लिए बड़ी आफत बनती जा रही है। ठीक है, पिछले करीब 15 से 20 दिनों के भीतर हजारों मवेशी सर्दी, खांसी, बुखार, निमोनिया, डायरिया, कफनी और खुराहा जैसे रोगों से पीड़ित हुए हैं। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि मौसम जो है ना ये ठंड बढ़ते जा रहा है। अब ठंड बढ़ते जाएगा तो इससे पशुओं के जीवन पे असर पड़ रहा है। ठीक है, अब असर क्या पड़ रहा है कि पशुओं को बीमारी हो रही है। भाई अब जो नॉर्मल टेम्परेचर पे जो पशु हमेशा से रहे हैं उनको जब ज़्यादा ठंड लगेगा, एक ठंड एवरेज ठंड से नीचे ठंड लगना शुरू होगा, तो कहीं ना कहीं तो जो है बीमारी बढ़ेगा ना। जितना भी कमज़ोर पशु होंगे उनको तो जो और जल्दी जो है ठंडा लगेगा। अब इससे क्या हो रहा है कि एक तो पशुधन की जो है क्षति हो रही है, और दूसरा नंबर चीज़ कि दूध उत्पादन में कमी हो रही है, और तीसरी नंबर जो चीज़ है कि जो जैवीय पर्यावरण है, ठीक है, उसका जो है नुकसान हो रहा है। तो डिटेल में हम लोग देखते हैं कि इसमें सबसे अधिक असर जो है ना दुधारू जितने भी गाय, भैंस, गर्भवती पशु और बकरियों को देखा जा रहा है। इसमें क्या है कि ठंड के कारण पशुओं में कोल्ड एक्सपोजर, हफनी, डायरिया और दूध सूखने जैसी बीमारियां हो रही है। ठीक है, अब इसमें एक और समस्या है। क्या हो रहा है ना कि
इन सब का जो इलाज होता है ना, दवा वगैरह हो गया, इंजेक्शन हो गया, इंजेक्शन और एंटीबायोटिक जो है ना, ये बहुत महंगा मिल रहा है। तो ये भी जो है किसानों के लिए जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। ठीक है, कि एक तो जो है इस सब का जो हॉस्पिटल जो है नज़दीक में है नहीं, तो वो तो समस्या है ही है। अब प्लस में जो है खर्चा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो इसका भी जो इम्पेक्ट पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अब इससे जो है क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है पशुधन की नुकसान होगा। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे क्या करना होगा कि दवा वगैरह जो है निःशुल्क उपलब्ध करवाना पड़ेगा, या दवाई को जो सब्सिडाइज कराना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ठंड के कारण सांस संबंधी बीमारियों से पशुओं के शरीर तापमान गिर रहा है। ठीक है, तापमान लगातार गिर रहा है, जिससे वे सुस्त हो रहे हैं और दूध उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अब दूध उत्पादन पे जो है अगर असर पड़ेगा, ये गाय जैसे मान के चलिए हो गई, अब दूध उत्पादन पे जो है अगर असर पड़ेगा तो उसका इम्पेक्ट कहाँ पड़ेगा, कहीं ना कहीं जो ह्यूमन कंजप्शन पे भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। इंसान भी तो कंज्यूम नहीं कर पाएगा ना उस चीज़ को। तो एक चीज़ें अगर इम्पेक्ट जो है किसी जानवर को कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो है आपको सेक्रिकेट होकर के जो है ह्यूमन लाइफ पे आ ही रहा है। तो इसलिए जो ये भी एक गंभीर समस्या के रूप में देखा जा रहा है इसको। अब देखिए, इसमें क्या है कि पशुपालकों की लागत बढ़ गई है, पशुपालक की जो है ना लागत बढ़ गई है। अब जैसे दवा महंगा हो गया, अब यहाँ पे जो है अगल बगल में जो है जल्दी उसका हॉस्पिटल नहीं मिलता है, एंटीबायोटिक वगैरह जो है महंगा मिल गया, तो अब उसमें लागत बढ़ गया है, प्लस में चारा वगैरह नहीं मिल रहा है सही से, तो लागत तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दवाओं के साथ साथ चारा और मवेशियों को ठंड से बचाने के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए जो है मतलब क्या बोलते हैं कि चट्टी उट्टी के बोरा जो है लोग खरीद के लाता है, सिलवाता है, या फिर जो है और अलग अलग तरीके के कपड़े भी आ गए हैं आजकल। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, इससे क्या है ना कि सबसे ज़्यादा हफनी और खुराहा रोग जो है ना, उससे ज़्यादा जो है पशु आपको प्रभावित हो रहे हैं। अब ये बीमारी क्या हो रही है कि एक तो जो है ठंड जनित हफनी, बुखार, निमोनिया, दस्त, खुरप्पा और मुहफ़्फ़ा, ये सब हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए कि गाय भैंसों में सर्दी, खांसी और बुखार की शिकायतें बढ़ी हैं। ठीक है, इससे दूध उत्पादन में 20% की कमी आ गई है। नालंदा का ये चीज़ है कि नालंदा में जो है जो भी पशुएं हैं वो 20% की जो उनकी कमी, मतलब दूध में जो है कमी आ गई है। ठीक है, मवेशियों को बचाने के लिए पशुपालक अतिरिक्त चारा, सूखा भूसा और तिरपाल और अलाव का जो है सहारा ले रहे हैं। तो कॉस्टिंग तो बढ़ेगा ना, कॉस्टिंग बढ़ रहा है तो फिर जो है आपको कहीं ना कहीं जो है एक किसानों को कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ेगा दूध का। अब इसका प्रभाव जो ह्यूमन लाइफ पे जो है डायरेक्टली पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके बाद भी ये आर्टिकल ख़त्म हो गया, इसके बाद में अगले आर्टिकल को देखते हैं। तो जैसे क्या है ना कि बीपीएससी में प्री में सिलेबस में दिया हुआ है कि बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में पूछेगा। ठीक है, अब मेंस में भी है कि भारत तथा बिहार के भूगोल के बारे में पूछेगा। तो अब इसी से रिलेटेड जो है ना आज के हिंदुस्तान में एक न्यूज़ आया हुआ है कि बिहार की छोटी नदियों का अध्ययन सरकार कराएगी। ठीक है, अब देखिए इसमें समस्या क्या हो रही है कि जितनी भी जो है ना आपको छोटी नदियाँ हैं, ये जैसे मान के चलिए कि ये आपको गंगा नदी हो गया। ठीक है, अब गंगा नदी से जो है इधर जैसे ये गंडक वगैरह हो गया, इधर कोसी हो गया, फिर जो है आपको इधर महानंदा हो गया, और इधर आपको सोन वगैरह, क्यूल वगैरह हो गया। ठीक है, ये तो सब सहायक नदियाँ हो गई। चलिए, इसका तो एक जो है इसमें क्या बेनिफिट है कि इन लोगों का, इन नदियों का क्या है कि ये नदी जो भी है इन सब का जो फ्लो है, वाटर फ्लो है, उसका जो है थोड़ा सा अलग हिसाब किताब है। मतलब वो जो है रेगुलर जो फ्लो होता है, इसको जो है ज़्यादा इम्पेक्ट उतना नहीं हो रहा है इन चीज़ों से। बट इनकी जो सहायक नदियाँ, इन सहायक नदियों से जो है जुड़ी हुई जो नदियाँ हैं, जो छोटी छोटी नदियाँ हैं ये सब, ठीक है, ये छोटी छोटी जो नदियाँ हैं जो इनमें आकर के मिलती है। अब इनके साथ में समस्या क्या हो रहा है कि बेसिकली जो है इनका कोई ख़ास उद्गम स्थल वैसा नहीं है जैसे इन नदियों का है। इन नदियों का है कि कहीं जो है बहुत बड़ा वाटर रिजर्व से, या फिर जो है आपको हिमालय से जो है वो निकल रही हो, एक कहीं ना कहीं लोकल एरिया से ही निकलता है और आकर के जो है बड़ी नदियों में मिल जाता है। ठीक है, तो हुआ क्या है कि इनके साथ में कि देखिए, हाँ, इन नदियों का जो है ना जल संकट की समस्या है। ठीक है, अब जैसे क्या है कि पानी का मुख्य स्रोत जो होता है ना बारिश पर निर्भरता है इन सब की। ठीक है, तो बारिश पर निर्भरता है, तो अब बारिश की जो है कमी या फिर पानी की कमी के चलते जो है क्या है ना कि जल संकट आ गया है, इसमें जो है पानी बहुत कम हो रहा है। अब पानी कम हो रहा है तो गाद की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई है। इससे जो जल संचय, अब गाद हो जाएगी तो नदी का धीरे धीरे जो तल है ना, ये जैसे मान के चलिए कि ये नदी हो गया,
ये नदी का जो तल है ना धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, अब इसमें जो है जब ऊपर धीरे धीरे जो गाद इसमें बैठ जाएगा तो पानी जो है वो उसके ऊपर ना रहेगा, तो इससे क्या नुकसान हो जाएगा कि जो है अब इसकी जो जितनी क्षमता है ना पानी को जो है कंजर्व करके रखने की, उतना क्षमता नहीं रहेगा, तब कम ही रहेगा, ठीक है। तो जल संचय की क्षमता में जो है ना गिरावट आ जाएगी, ये चीज़ें हो गई। अब जो समस्याएं हैं छोटी नदियों के साथ में क्या आएगी, एक तो जल संकट की समस्या है, प्रदूषण की समस्या हो गया। अब इसमें भी लोग क्या कर रहे हैं ना, घर और जो है जैसे शहर और में कहीं नदी है तो पूरा नदिये भर दे रहा है, घर और बना ले रहा है, अतिक्रमण कर ले रहा है, ठीक है। तो और फिर गाद की समस्या है, तो इन सारी चीज़ों से जो ये छोटी छोटी नदियाँ जो है ना ये मृतावस्था में आ गई हैं। इनका जो है अब कुछ दिनों में जो कितनी नदियाँ तो ऐसी है कि विलुप्त भी हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे क्रमण से सिकुड़ी रोहतास के कोचस से बहती धर्मावती नदी। अब बताइए ये नदी है, ये नदी का तो पता नहीं चल रहा है कि कहाँ नदी है क्या है, ठीक है। तो वर्तमान समय में यह नाले के रूप में तब्दील हो चुकी है। तो यही सबसे बड़ी समस्या है छोटी नदियों के साथ में कि लोग जो उसमें खेती वगैरह, अब जल संकट जो है अब हो रहा है, पानी की कमी हो रही है तो लोग उसमें खेती करना शुरू कर दे रहा है। अब नदियाँ महत्वपूर्ण इसलिए है ना कि इससे लोगों का जीवन यापन चलता है, ये हमारी संस्कृति का जो है भाग है, ठीक है। ये हमारे सभ्यता का एक हिस्सा है, इससे जो है ह्यूमन लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता है। तो इसके लिए जो है ना नदियों के बारे में विशेष रूप से हमें जो है सोचने की आवश्यकता है। इसीलिए जो है बीपीएससी ने भी अपने सिलेबस में रखा हुआ है, इसीलिए हम लोग जो है नदियों के बारे में इतना पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है। तो अब आइए मुख्य चीज़ों पे आते हैं। क्या है कि जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जो हैं ये सारी जो है जानकारी दिए हुए हैं। हुआ क्या है कि ये सब नदियों का जो है ना इसमें समस्याएं जो हैं इन नदियों की, वो जल संकट, गाद की समस्या, प्रदूषण, अतिक्रमण, नदियों में संरचनाओं का निर्माण शामिल है, ठीक है। अब यह सभ्यता और संस्कृतियों से जुड़ी भौतिक व सांस्कृतिक विरासत है नदियाँ जो हैं, ठीक है। सामाजिक आर्थिक जीवन का आधार होती है नदियाँ, ठीक है। अब उसके बाद में देखिए कि नदियों को बचाने में कई तरह की चुनौतियाँ हैं, क्योंकि नदियों को बचाने में जो है ना बहुत तरह की चुनौती है, क्योंकि यह कई कारणों से जो है मृतप्राय होती जा रही है। अब इसमें उद्गम स्थल से ले करके जो है ना अंतिम बहाव तक की दूरी में जो पारिस्थितिक संतुलन का अवयव है यह सबसे महत्वपूर्ण है। अब गाद की समस्या गंभीर होती जा रही है, इसके बारे में दिया है कि नदी में जल की उपलब्धता बारिश पर निर्भर होती है, जो कई कारणों से प्रभावित हो रही है। नदियों में पानी नहीं आने से जल स्रोत संकट में है और गाद की समस्या जो है गंभीर होते जा रही है। नियमित उड़ाही नहीं होने से नदियों का तल ऊपर उठ रहा है, इससे जल संचय क्षमता घट रही है। अब इसके लिए जो है विभाग ने क्या किया था कि एक कार्यक्रम निकाला था जिसका नाम था नवाचारी कार्यक्रम, जिसके तहत जो है बहुत कुछ सुधार भी हुआ, लेकिन फिर भी जो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना जो है पड़ना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए विभाग जो है अपना योजना बना के रखा है कि क्या करेगा, उत्तर बिहार में कैसे काम करेगा, पश्चिम बिहार में कैसे काम करेगा, ठीक है। गाद की समस्या को लेकर के जो क्या निदान है, प्रदूषण को जो है कैसे दूर करना होगा, इन सारी चीज़ों को लेकर के जो ये लोग अपना प्लान बना रहे हैं, और प्लान बना करके जो इन सारी चीज़ों को जो है ये लोग देखेंगे, उसका निदान निकालेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि सोन नदी जो है ना उसमें अनाधून खनन हो रहा है, ठीक है। अब उससे पटना में जो है ना गंगा नदी सिकुड़ती जा रही है। अब हम बताते हैं क्या है कि जैसे अब मान के चलिए कि ये नदी हो गया, ठीक है। अब नदी में जो है बीच में जैसे बालू वगैरह ज़्यादा रहता है तो जब सूखने के टाइम में आता है, गर्मी के दिन में जो खनन चालू हो जाता है, ठीक है। जितने आपको जो है बालू माफिया वगैरह होते हैं ये सब जो इसको खोदना चालू करते हैं चारों ओर से। अब जहाँ पे जो वो लोग खोदना चालू करेंगे ना वहाँ पे जो है वो गहरा होते जाएगा, गहराई होते जाएगा। तो जो नदी का धार होता है ना, एक नदी का धार जो है एक जगह जो है कंक्रीट होते चला जाता है, ठीक है। अब इससे जो है एक तो ये समस्या होती है कि जो इसका तट होता है, तट पे भी जो है दबाव होता है, क्योंकि पानी वानी जब आता है ना तो इधर से जो आपको वो लेकर के आता है, ठीक है। मतलब क्या बोलते हैं, मिट्टी वगैरह लेकर के आता है थोड़ा सा, तो इधर जो है सही रहता है। अब इससे जो है क्या क्या समस्याएं हो रही हैं कि खनन से गंगा के धारा प्रवाह पर प्रभाव पड़ रहा है, नुकसान ये हो रहा है कि जलीय जीव पर प्रभाव पड़ रहा है। एक तो जलीय जीव पर प्रभाव पड़ रहा है, दूसरा जो है हरित में जितने भी जो है आपको पेड़ पौधे हैं उस पर भी प्रभाव पड़ रहा है। और धार जो है कमज़ोर हो जा रहा है, ठीक है। अब धार कमज़ोर हो जा रहा है, और दूसरा नंबर चीज़ क्या है कि तट पर जो है दबाव बन रहा है। तो अब ज़्यादा जो खनन होता है ना तटे से जो है बालू माफिया सब करता है, ठीक है। और कुछ कुछ जो है जब सूख जाता है तो थोड़ा अंदर से करता है सब, तो इसके चलते जो है समस्याएं हो रही है। अब इसमें क्या है आइए देखते हैं। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जो है ना गया में जो है, वहाँ का जो एक लड़का ने किया है शोध किया है, ठीक है। अब उसके सुपरवाइज़र और उन लोगों ने जो है उसी चीज़ के बारे में रिपोर्टिंग किया है। क्या है
इस सोन नदी में अंधाधुंध खनन से पटना और उसके आसपास में गंगा की चौड़ाई सिकुड़ गई है। सोन और गंडक नदियों के संगम के बीच गंगा नदी के बदलते स्वरूप पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के पर्यावरण विभाग के ये लोग क्या नाम है इनका, प्रोफेसर साहब, और उनका जो है एक शोधार्थी है, वो लोग मिल करके जो है इस चीज़ का पता लगाए हैं, इस पर रिसर्च किए हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बात आया है कि जो सोन नदी में जो है ना, पटना के पास गंगा नदी में स्थिति दियरा भू आकृति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब नदी के व्यवहार में परिवर्तन से दियरा आपस में मिल रहे हैं और आकार में बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, इसका सीधा असर गंगा के प्रवाह पर पड़ रहा है। ठीक है, अब इससे यही चीज़ हो रहा है कि जो है ये सब जो है आरी आरी का जो है ज़मीन जो है काटते जा रहा है, इधर आरी आरी का जो है काटते जा रहा है, और गंगा का जो है धार जो है इसी से होते जा रहा है, तो जो है उससे जो है इम्पेक्ट पड़ रहा है, धार जो है कमज़ोर हो रहा है। अब देखिए, और गंगा की धार कमज़ोर होते जा रही है। अब इसमें क्या है कि इससे क्या है कि तीव्र अवसादन, निचले प्रवाह में निक्षेपण और नदी के मार्ग में परिवर्तन और नदी के किनारे और बीच में द्वीपों के निर्माण के कारण गंगा के आकार में बदलाव हो रहा है। ठीक है, अब गंगा की यात्रा का अध्ययन इन लोगों ने किया है और नदी में जो है ना नदी में समय के साथ परिवर्तनों को जांच के लिए स्थाकृति और उसके उपग्रह डाटा का उपयोग भी जो है टीम के द्वारा किया गया। अब देखिए इसमें क्या है कि 1974 में जो है ना आरा से पटना तक जो है गंगा जो ऐसे बहती थी। ठीक है, और अब क्या हो गया है कि 2010 में जो है ना आरा से पटना के बीच जो है गंगा के प्रवाह में जो है अब गंगा जो ऐसे बह रही है, कहीं से इधर से आ रही है, कहीं इधर से आ रही है, कहीं अच्छा ये दूसरा नदी है, ये इसे आ रही है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है कि अध्ययन में क्या क्या आया है। एक तो जलीय जीव पर प्रभाव पड़ा है, वही चीज़ नदी के जो है आसपास के जो हरित क्षेत्र हैं उसमें भारी कमी आई है। अब जैसे बालू वालू जो है काट रहा है सब, तो जो है जितना अगल बगल का जो है जो पेड़ पौधा होगा वो तो कहीं ना कहीं ढाइए गिर जाएगा ना, ये तो समस्या हुई भी करेगा। नदी की धार कमज़ोर हुई है, तटबंधों पर जो बरसात में दबाव बना है, ये चीज़ें हो गई। काली घाट, गांधी घाट सहित पटना के कई घाट जो है गंगा से दूर हो गई है। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए एक दो ही न्यूज़ है बस। एक तो जो है आपको ये हिंदी दिवस के बारे में दिया गया है कि जो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार हैं, उन्होंने जो है हिंदी दिवस को लेकर के कुछ शुभकामनाएँ दी हैं। तो देखिए हिंदी दिवस क्या है ना कि प्रथम हिंदी दिवस जो मनाया गया था वो 1975 में नागपुर में मनाया गया था। ठीक है, और 2025 का जो विषय था वो था हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। अब इसमें देखिए कि अब एक रिक्रूटमेंट आया है एबीओ मुख्य परीक्षा के लिए 12 से आवेदन होने वाले। इसमें क्या है कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने जो है सहायक प्रशिक्षा पदाधिकारी यानी एबीओ का जो मुख्य परीक्षा है ना, मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो विज्ञापन जारी कर दिया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी और अंतिम जो है ना 31 जनवरी तक है। अब देखिए आशु लिपिक, ये बीपीएससी के माध्यम से जो आशु लिपिक की जो बहाली है इसमें 15 को सीट आया है, जिसमें 12 जनवरी से आवेदन शुरू हो जाएगा और लास्ट जो डेट है वो 2 फरवरी तक है। तो चलिए आप लोगों ने आज का ये ट्यूटोरियल देख लिया, थैंक यू सो मच। और आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, तो इसके बाद में जो है हम लोग रोज़ जो है एडिटोरियल और न्यूज़ एनालिसिस जो है लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।